और आज की पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 10 बजे पीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पीएम मेडल विजेताओं की हौसला अफजाई भी करेंगे और साथ ही उनके साथ कुछ वक्त भी गुजारेंगे। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने इस बार 5 गोल्ड मेडल समेत 19 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल नाम किए हैं। आगे बढ़ते और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर होंगे और इस दौरान राहुल गांधी आज माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे, साथ ही शाम की विशेष आरती में भी हिस्सा लेंगे। वहीं वैष्णो देवी के दर्शन के बाद राहुल गांधी का रात में वहीं रुकने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे जम्मू पहुंचेंगे और वहीं आपको यह भी बता दें कि कल राहुल गांधी जम्मू में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद लंच के दौरान स्थानीय नेताओं के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी करेंगे। रहेगी नजर। आगे बढ़ते और आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स की बैठक शाम 5:30 बजे वर्चुअली होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान के हालात, कोरोना महामारी, आतंकवाद समेत कई मामलों पर चर्चा हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि भारत तीसरी बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। उससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अब आगे बढ़ते हैं और आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का आज उद्घाटन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप राजस्थान के बाड़मेर जालौर जिले की सीमा पर अगड़ावा में NH 925 से पर बनाई गई है। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक बने इस हाईवे को सामरिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि नेशनल हाईवे 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। बुधवार को वायुसेना के लड़ाकू विमान के इस एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग करके दिखाई दी, जो कि शानदार रही। अब आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आ गया है। काबुल के अलग अलग इलाकों में महिला प्रतिनिधित्व और अधिकारों के लिए रैली निकाल रही महिलाओं ने मारपीट का सामना किया है। उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं रैली को तितर-बितर करने के लिए तालिबानियों ने हवाई फायरिंग भी की और इस दौरान कई महिलाओं को बुरी तरीके से कोड़े भी मारे गए, उनको पीटा गया है। और इतना ही नहीं, तालिबानी लड़ाकों ने रैली रुकवाने के लिए हवाई फायरिंग भी की और इसके अलावा अफगानिस्तान में नए तालिबानी फरमान के बाद एक प्रदर्शनकारी युवक को गोली मार दी गई। घटना हैरात की है। मारा गया युवक अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था और वहीं एक पत्रकार की भी तालिबानियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये हाल और ये सच्चाई सामने। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। तालिबान के सामने नॉर्दर्न अलायंस ने सरेंडर कर दिया है। अफगानी न्यूज चैनल के हवाले से नॉर्दर्न अलायंस से सरेंडर की खबर आ रही है। अफगान टीवी चैनल ने दावा किया है कि पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और सरेंडर का दावा करते हुए अफगानी टीवी चैनल ने वीडियो भी जारी किया है। और वहीं अफगानी चैनल के मुताबिक बताया यह भी जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान का एक्शन लगातार जारी है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। करनाल में किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। मिनी सचिवालय के सामने किसानों का धरना लगातार जारी है। करीब 48 घंटे से किसान करनाल में धरने पर बैठे हुए हैं और कल भी प्रशासन से बातचीत में किसानों की बात नहीं बनी थी, बेनतीजा रही। करनाल में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं करनाल में इंटरनेट और SMS सेवा रात 12 बजे तक के लिए बंद की गई है। आपको यह भी बता दें कि करनाल हिंसा में मारे गए किसानों के मुआवजे की मांग के लिए धरने पर किसान बैठे हुए हैं। 28 अगस्त को लाठीचार्ज में घायल किसानों की मुआवजे की मांग हो रही है। अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय वो दौरे पर थे। ओवैसी आज बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ओवैसी अब पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने पदाधिकारियों के घर पर ही मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम की अनुमति सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला अध्यक्ष चौधरी फजलुर रहमान के आवास कटरा बारादरी बाराबंकी में होगी और इस दौरान ओवैसी केवल पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही मिल पाएंगे। कार्यक्रम में मात्र 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति मिली है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना ही होगा। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 9वीं बड़ी खबर। यूपी बीजेपी की आज अहम बैठक लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई है। बैठक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खबर यह भी मिल रही है कि CM योगी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं।
बताया यह भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना अपडेट। अब देश में कल के मुकाबले आज फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में 43,263 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में 338 लोगों की मौत हो गई। वहीं 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4,41,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भारत में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा हो गया है, तो मृत्यु दर घटकर 1% से भी नीचे आ गई है। बीते दिन 86 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में सबसे पहले बात होगी करनाल में बैठे किसानों की। जी हां, करनाल में किसानों का धरना लगातार जारी है। इसी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। करीब 48 घंटे से किसानों का धरना ऐसे ही चल रहा है, कोई समाधान नहीं, बातचीत बेनतीजा रही। प्रशासन से बातचीत में अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सचिवालय के बाहर ही किसान धरने पर बैठे हुए हैं और जो किसान की मौत हुई है उन्होंने कहा कि पुलिस की गोलीबारी में हुई है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, घायलों के लिए भी। और जल्दी से करनाल में ही राहुल प्रकाश लगातार मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। तो राहुल, आज वहां क्या चल रहा है, क्योंकि वार्ता तो विफल हो रही है। देखिए, आज की सुबह भी बदली हुई नहीं है, जोश पूरा है। और किसानों की तस्वीर मैं इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि लगातार संख्या अब जो है, सुबह का वक्त है, जिस तरीके से कल एक आग्रह हुआ था किसानों को कि सब लोग इकट्ठे होंगे, और ऐसे ही तस्वीर यहाँ देखी जा रही है। और फिलहाल किसानों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि कल तीसरी दौर की वार्ता थी, विफल रही, नतीजा नहीं निकला। जो मांगे थी बेसिक्स, वो डिमांड पूरी नहीं की गई। कहीं ना कहीं तर्क दिया गया कि अधिकारी इंक्वायरी तब होगी कि जब उसको सस्पेंड किया जाएगा, यानी सस्पेंड तब होता है कि जब पहले उसकी इंक्वायरी होती है। यानी पूरी तरीके से तर्क सरकार का यही था कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो किसानों ने भी यही कहा कि जब गलती नहीं है, हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको क्या लगता है, तमाम वो चीजें थी। लेकिन फिलहाल सरकार और जो किसानों के बीच बातचीत थी, वो नतीजा उसका नहीं निकला। और तस्वीर यही है, अभी किसान बैठे हैं और तस्वीर यही है कि जैसे दिन चढ़ेगा और किसान जहां जहां से अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं, तस्वीर बदलेगी। लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर दोबारा बातचीत के लिए बुलाए, क्योंकि किसानों की जो मांग है उसको पूरी करें। जी राहुल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं कि किसान लगातार अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दौरे बहुत महत्वपूर्ण हैं और चुनावी दौरे इनको कहा जा रहा है। अयोध्या से आगाज हर कोई करना चाह रहा है, यूपी का सियासी राज। माता के दरबार में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या जनाधार बढ़ेगा, और जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तो फिर भगवान की भी याद आ जाती है। तो आज वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं 12 बजे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर सीधे वो दर्शन करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव की आहट के साथ हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है। वोट बैंक की सियासत में इस बार मंदिर पॉलिटिक्स ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आज राहुल गांधी वैष्णो देवी की पैदल यात्रा कर शाम को माता की आरती करेंगे, तो दूसरी तरफ यूपी में अयोध्या सियासत का केंद्र बन गया है। 2 या 3 नवंबर को पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं, तो वहीं अयोध्या से सीएम योगी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं यूपी में हर पार्टी अपने चुनावी अभियान में अयोध्या जरूर पहुंच रही है। तो इस सियासी धर्म यात्रा से ही सत्ता मिलेगी या नहीं, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। पंकज शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, राजीव रंजन मऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही खास मेहमान जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज खान जी भी मौजूद है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और सतीश प्रकाश जी को आप देख रहे हैं बीएसपी से हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में मानस आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन एक खबर का रुख कर लेते हैं। आज वैष्णो देवी जाएंगे राहुल गांधी और दोपहर 12 बजे जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू से सीधे वैष्णो देवी जाने वाले हैं। वैष्णो देवी की पैदल यात्रा ही करेंगे राहुल गांधी। तो पंकज, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, उस पर अपडेट ले लेती हूं। तो राहुल गांधी का जो यात्रा का शेड्यूल है वैष्णो देवी दर्शन का, किस तरीके से रहेगा और इस दौरे का और दर्शन का कितना असर पड़ने वाला है?
देखिए, राहुल गांधी आज सुबह करीब 12:20 पर जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद जो है सीधे यहां से बाय रोड वो कटरा के लिए निकलेंगे और कटरा से करीब 2:30 बजे जो है वो पैदल मां वैष्णो देवी के द्वार की ओर जाएंगे। और आप देखिए कि जब पैदल वो यात्रा करेंगे उस दौरान, क्योंकि माता वैष्णो देवी का द्वार ऐसा द्वार है, यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए होंगे, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और आप देखिए कि इसको आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि माता का आशीर्वाद प्राप्त करने राहुल गांधी आ रहे हैं। रात को भवन में रुकेंगे, माता की आरती करेंगे जो रात को होती है, और अगले दिन सुबह जो है वो जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू में उनका कार्यक्रम अगले दिन ये रहेगा, ये आप आज का कार्यक्रम बता रहा हूं। जब वो रात को वहां पर रुकेंगे, जब सुबह अगले दिन निकलेंगे, तब वो पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और एक रैली भी वहां पर होगी। अब रैली में राहुल गांधी का निशाना सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर होगा। वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा जोश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद राहुल गांधी का ये पहला जम्मू दौरा है। पिछले महीने राहुल गांधी कश्मीर घाटी गए थे तो उन्होंने बोला था कि कश्मीर जो है मेरे दिल में है, और आज वो जब जम्मू आएंगे तो वो क्या क्या बातें करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इससे पहले आप देखिए कि ठीक 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया था, तो उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है माता वैष्णो देवी द्वार में, जब वो आए थे 2014 में माथा टेका था, उसके बाद जो है चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी। तो राहुल गांधी यहाँ पर माता के द्वार पहुंच रहे हैं। सीधे तौर पर जो आने वाले चुनाव हो रहे हैं, माता से आशीर्वाद लिया जा रहा है कि माता जो है वो बेड़ा पार करे कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बेहद ज्यादा खुश हैं, लेकिन गुटबाजी भी जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद, जो G23 के नेताओं से जाना जाता है, जम्मू में फंक्शन होता है, उसमें G23 से जो जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। हम देखते हैं कि जम्मू में जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर, वो उनका मंच अलग दिखता है, यानी जिस मंच में वो होते हैं वहां पर गुलाम नबी आजाद नहीं दिखते, और जिस मंच पे गुलाम नबी आजाद दिखते हैं उस मंच में नहीं दिखते। आपसी गुटबाजी जो है उसको भी देखेंगे और मन मुटाव खत्म करेंगे, क्योंकि ये अहम बातें रहेंगी कि एक दूसरे की दूरियां खत्म की जाए, मन मुटाव खत्म की जाए और कांग्रेस में जो है नई जान फूकी जा सके। यही दौरा रहेगा राहुल गांधी का। चुनावी दर्शन इसको कहा जा रहा है। सीधे राजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अयोध्या पर आपकी भी नजर है, अयोध्या पर सबकी नजर है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, हर कोई अयोध्या पहुंचना चाह रहा है। इस बार प्रधानमंत्री खुद, जानकारी जो मिली कल की दीपोत्सव वही मनाएंगे, तो अयोध्या इस बार केंद्र में रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली अयोध्या 2022 में। देखिए, जब तक राम मंदिर आंदोलन चलता था तब तक बहुत लोगों को लगता था कि ये सियासी मुद्दा, एक बार इसका समाधान निकल जाएगा तो शायद इस पर सियासत होनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब फैसला आ गया और ये तय है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला होने के बाद वहाँ निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, तब बड़े आश्चर्य की बात है कि राम मंदिर भी चुनाव का केंद्र बन रहा है और राम मंदिर को फिर भी यूपी की सियासत का केंद्र माना जा रहा है। और जिस तरीके से सारे राजनीतिक दलों, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन भी अयोध्या से शुरू किया। आप पार्टी, आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, वो भी अपनी तिरंगा यात्रा 14 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जिसका कॉपीराइट है राम मंदिर और अयोध्या, तो बीजेपी अपना कॉपीराइट मान करके चलती है और वहां से जो मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है या अयोध्या की जो बदलाव की तस्वीर है उसको दिखाने के लिए, उसको अपना पार्ट बनाने के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा आतुर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, दीपोत्सव में मुख्यमंत्री आते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बातें हो रही है। दूसरी बात विपनेश ये है कि अगर आप देखें इन 5 राज्यों के चुनाव की आहट के साथ ही किस तरीके की धार्मिक राजनीति या धर्म की राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 दिनों से दौरे पर हैं। जब उन्होंने रुदौली में और सुल्तानपुर में अपनी जनसभाएं सारी बातें कर ली, तो तीसरे दिन प्रशासन कह रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो उनको कहना था, जो उनको करना था वो कर लिया। मैं ऐसी एक जनसभा में था, वहाँ कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था। 2 दिन बीत गया, सारी बातें हो गई। अब इसके बाद आज के लिए कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। राहुल गांधी का आपने देखा ही, वैष्णो देवी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा की पंडाल समितियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान अभी किया है, कल ही किया है। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब वो बनाया जाएगा, जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, जिस तरह 50 कैमरे लग करके आप देखिएगा वो तस्वीरें कितनी भव्य दिखाई जाएंगी। अभी तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के पूरा हो गया है, वो भी शुरू होने वाला है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर है, उसका भी कॉरिडोर का काम अब तेजी से शुरू कर दिया गया। तो अभी ये सारी चीजें हैं, अभी ये झलकियां हैं, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा,
निश्चित तौर पर, पूरे तौर पर ये चुनाव उसी तरफ जाएगा जिस तरफ पिछले 3 बार गया है, पीछे भी गया है, और ज्यादा आक्रामक तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं कि ये तो झलकियां हैं, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी तो ये राजनीतिक पार्टियां और अपना प्लान पक्का कर रही होंगी। तो जयराम विप्लव जी, मंदिर पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई, बिना अयोध्या जाए बात बनेगी नहीं। देखिए, शुरुआत किसने की ये जनता देख रही है, और जनता ये भी जानती है कि किसकी भूमिका इन सारी चीजों को लेकर क्या रही है। लोग जानते हैं कि 1980 से भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता रही है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। एक हम ही थे जो पहले भी अयोध्या जा रहे थे, आज भी जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। आखिरकार अयोध्या में इतनी भव्य दिवाली मनाने की परंपरा भी भाजपा शासन में ही शुरू हुई। तो आज स्थिति ये है कि 2014 के बाद जो दल कल तक केवल स्थितियों का दिखावा करते थे, आज उनको भी प्रभु श्री राम और हिंदू पहचान की याद आने लगी है। आज राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, और तो और ओवैसी भी अब आजकल अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ओवैसी तो आपकी मदद करने के लिए ही पहुंचे हैं, आपके नेता बोलते हैं ये बात। विपनेश जी, मैं तो मानता हूँ कि ये भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक जीत है, और भाजपा की भी वैचारिक जीत है कि आज नैरेटिव साक्षी महाराज ने बयान दिया था उत्तर प्रदेश में, जब असदुद्दीन ओवैसी गए पहली बार, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश में। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो रही है। चाहे ओवैसी करे, मायावती जी करे, कांग्रेस करे या समाजवादी करे, आज सबको दिखाई पड़ रहा है कि सबको साथ लेना पड़ेगा। हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं, तो हम तो खुश हैं कि आखिरकार लोग सबके साथ और सबके विकास की जो बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, उस दिशा में सब लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि ढोंग कौन कर रहा है और असली काम किसने किया है, लोगों को मालूम है। जी राजीव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये मंदिर पर और अयोध्या पर अपनी बातें पॉलिटिकल पार्टी खास करके बीजेपी के जो प्रवक्ता पूछ रहे हैं उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं सिर्फ ओवैसी की बात हुई तो एक सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन ओवैसी की जनसभाओं को पूरी इजाजत देने के बाद वही उत्तर प्रदेश शासन को आज क्यों लगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए? दूसरी बात, जन्माष्टमी के मौके पर कोरोना में मथुरा में ढील दी गई और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे, तब कोरोना में क्यों छूट दी गई? और मुहर्रम के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा सख्ती से लागू करने का निर्देश इस सरकार ने किस लिए दिया था? क्या वो छूट आने वाले दिनों में दूसरे धर्मों के त्योहारों पर भी मिलती रहेगी? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो जयराम जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल है आपसे। एक छोटा सा सवाल है। देखिए, ये तो प्रशासनिक बात है, प्रशासन तय करता है कि आखिर ओवैसी ने कहां पर गाइडलाइन का उल्लंघन किया और उनकी सभाएं क्यों रद्द हुई, परमिशन क्या हुआ। लेकिन सवाल तो महाराष्ट्र और केरल से भी पूछे जाने चाहिए थे ना। उनके लिए तो आप सवाल नहीं पूछते कि केरल में भाई आपने हिंदू धार्मिक त्योहारों पर ही क्यों प्रतिबंध लगाया, बाकी जगह क्यों छूट है। तो उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा भी रोकी थी। अगर कानून के रास्ते में कोई आ रहा है तो सबके लिए तो एक समान व्यवस्थाएं है ना। मतलब ये सब राजनीति से प्रेरित है ना, जयराम विप्लव जी मानते हैं ना आप? ये नहीं, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के ही सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी तो एक प्रकार की राजनीति है ना। महाराष्ट्र और केरल के कोविड के हालात आज तक ठीक नहीं हुए, उस पर प्रश्न नहीं उठा। अगर उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो आप पहुंच गए दूसरे राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अब जन्माष्टमी अभी निकली है, वहां पर भीड़ देखी थी आपने, मैं खुद वहां पर मौजूद थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। जब ओवैसी का सवाल पूछा तो आपके पास जवाब नहीं, आप पहुंच के दूसरे राज्य, यही होता है। मानस भी मेरे साथ मौजूद है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ। तो मानस, आप तो लगातार उत्तर प्रदेश में हैं ही, अपनी नजर बनाए भी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2022 को ध्यान में रखते हुए नेताओं को रोका जा रहा है, कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, आगे बढ़ा जा रहा है, धर्म की राजनीति भी हो रही है, मंदिर की भी राजनीति अब शुरू हो गई है। पता है नेताओं को कि बेड़ा पार नहीं होगा इसके अलावा।
देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा से यहाँ पर जाति और धर्म की सियासत होती रही है और इस बार भी देखिए कमोवेश वही स्थिति बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर के मुद्दे को कैश कराने के लिए लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम देती चली जा रही है और इस बार जैसा कि जो दीपावली होती है उस पर एक भव्य आयोजन की भी तैयारी चल रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब वो वैसे उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, वो बाकी जातियों की बाकी धर्मों की बात नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश में जो जातिगत राजनीति है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि जो विकास के तमाम मुद्दे हैं, हम लोग अभी 2 दिन पहले इसी पर चर्चा कर रहे थे विश्लेष की, जो विकास के तमाम मुद्दे हैं, जो विकास की बातें हैं वो पीछे छूट जाते हैं और जो जाति और धर्म जब चुनाव का वक्त आता है तो जाति और धार्मिक आधार पर ही वोट करते हैं और उसके आधार पर टिकट तय की जाती है। आप देखेंगे कि अभी तमाम जो पार्टियां हैं वो जाति। ठीक है, आपकी ऑडियो पे कोई प्रॉब्लम हो रही है मानस, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जो सवाल मैंने पूछा जयराम विप्लव से, वही सीधा सवाल आपसे भी है मेरा कि विकास की बातें, विरोध की बातें तो बहुत पीछे छूटती जा रही हैं। अब तो यह है कि कैसे अयोध्या पहुंचे, कैसे राम को याद करें, कैसे धार्मिक कार्यक्रम करें, यह सब अब प्रायोरिटी पर है। देखिए विपनेश जी, अभी आपने अलग अलग तरीके से जयराम विप्लव जी से सवाल पूछा तो वो देखिए उन्होंने सीधा सा उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा साहब केरला के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, आप महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बात करते, वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये जो कुछ इससे पहले हुआ चुनाव के दौरान, शायद ये 2022 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो बहुत ही विपनेश जी ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। अभी तक धर्म कर्म के नाम पे चुनाव होता रहा, अब समस्याएं हैं। आज किसान देखिए 9 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है। आप देखिए जिस किसान को खेत में होना चाहिए आज वो संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है। साहब करनाल में क्या हुआ, लाठियां भाजी जा रही हैं तानाशाही अंदाज में। आप देखिए मौतें हो गई, तमाम लोग घायल हो गए, लेकिन ये नौकरशाही वाली सरकार आज किसानों की सुनना नहीं चाहती। ये आखिर हो क्या रहा है? कुल मिलाकर के इस बात को देखिए कि आज देश में और प्रदेश में जनता में रोष है और बड़े स्तर पर रोष है। नहीं तो आप कौन सा किसानों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, आप कौन सा उन लोगों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं जिसकी नौकरी की आप बात करते हैं? आप कहते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, छात्रों के पास अपनी समस्याएं, उनके लिए कौन सा आप सम्मेलन सड़क पर उतर कर रहे हैं? आप भी तो वही सम्मेलन कर रहे हैं जिससे वोट मिलना है आपको। देखिए विपनेश, ये धर्म कर्म की बात कितनी भी कर ले, लेकिन अब धर्म के आड़ में ये अब अपने आप को, अपनी कमियों को छिपा नहीं पाएंगे, ये अपनी विफलताओं को नहीं छिपा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जो नंगा नाच हुआ है, जो कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगी कि जो हाल हुआ है आज वो जनता यहाँ की भूली नहीं है। ये मैं आपको विपनेश जी बताऊं, हमने कुछ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रूट लेवल पर काम कर रही है। जो पहले मौका मिला था हमको, उसके दौरान हमने काम किया था, हमने विकास की बात की थी, हमने धर्म कर्म की बात नहीं की थी। हकीकत यह है आज ये धर्म के आड़ में ये 4.5 साल की विफलताओं को छिपाना चाहते हैं, उसके पीछे छिपना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी जयराम जी से। और सतीश प्रकाश जी, आज मेरा सवाल यही है कि बीएसपी भी पीछे नहीं है, जो बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, वही आप कर रहे हैं कि जब सरकार में रहे तो याद आई नहीं ब्राह्मणों की और वर्ग की, अब जबकि 2022 आगे है तो सब कुछ किया जाएगा। अब देखिए विपलेश जी, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो ये आशा करता है कि कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष रहे। देखिए अयोध्या में जाकर के और अयोध्या से बहुजन समाज पार्टी ने अपने आंदोलन की शुरुआत करके कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी थी अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, हमने उसको खत्म किया। दूसरी बात, अयोध्या को लेकर के बीजेपी का ये दावा कि पैटेंट उसी के नाम है, हमने कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज किया और हमने एक मैसेज क्रिएट किया कि अब बीजेपी राम मंदिर के नाम कैसे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज किया है आपने? नहीं, सुनिए। देखिए हमने सीधा कहा, मेरा सीधा मानना है बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हमको यह सिखाया जाता है कि धर्म से व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से धर्म होता है। एक बेरोजगार आदमी को आप कार सेवा करा करके ये सिद्ध नहीं कर सकते कि उनको रोजगार मिल गया। सुनिए, एक मंदिर की भव्यता दिखा करके अगर किसी आदमी के पास मकान नहीं है तो आप उसको ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते।
अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाना पड़ेगा ना, मंदिर में उसका इलाज नहीं है ना। हमारा मानना यह है कि भारतीय राजनीति की यह दुर्भाग्य है कि आम तौर पर सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आस्था की तरफ लेकर के जाती है। देखिए एक बात कहूंगा विप्लेश जी कि राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग हमेशा धर्म की चौखट पे जाकर गिरते हैं और वही लकीर आप खींच रहे हैं, बिल्कुल उस लकीर से अलग नहीं है। आपको भी मालूम था कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, सही शुरुआत अयोध्या से ही होगी, तो आप भी वहीं पहुंचे, सिर्फ नाम बदल दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप ब्राह्मण सम्मेलन नाम नहीं रख सकते। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फौरन लौट में आप देखते रहिए न्यूज़ 24। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।